जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पेपर है आपका उसमें पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये जो है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर है। इसमें जो है आपके जो 29 जनवरी 2012 में प्राथमिक स्तर में बाल विकास के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने प्रश्न पर, और सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उनको देखने से क्या लाभ होता है, यानी प्रैक्टिस सेट के क्या लाभ हैं, प्रैक्टिस सेट्स का महत्व क्या है। इसका जो है बहुत बड़ा महत्व है। प्रैक्टिस सेट्स लगाने से हमें क्या होता है, अभ्यास होता है। अभ्यास से इससे जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और जो वास्तविक परीक्षा का जो परिवेश होता है उसके बारे में हमें मालूम होता है, यानी हम उससे परिचित होते हैं। और जो गलतियों की संख्या है, हम लोग अभ्यास में जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जो गलतियों की संख्या है धीरे धीरे हम गलतियां करके सीखते हैं, और उससे जो है परीक्षा हाल में गलतियों की करने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। उसके बाद से जो समय आपका दिया रहता है, समय प्रबंधन में भी हमें इससे सहायता मिलती है। और जो परीक्षा की जो टॉपिक है, आपका प्रकरण है, जो उसकी अवधारणाएँ हैं वह जो है क्या होती हैं, पहले ही क्लियर हो जाती हैं। तो ये सभी लाभ हैं प्रैक्टिस सेट लगाने के। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको एक बार देखिए, उसके बाद से आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दीजिए। फिर आप उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कभी भी बच्चे को दोष नहीं देंगे, ट्यूशन के लिए भी नहीं कहेंगे। यहाँ पर जो है किसको कहेंगे, यानी हम यहाँ पर व्यवस्था में कमी समझेंगे, कमी मानेंगे। व्यवस्था क्या हुई है, फेल हुई है। तो यहाँ पर सी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर कर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो यहाँ पर जो है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, या फिर विस्तृत व्याख्या करना। तो प्रश्न आप लोग देखेंगे और मन में कल्पना करेंगे कि कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न का जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप लोग कल्पना करेंगे और अपना जो स्कोर है काउंट करेंगे, और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो है आंसर जाएगा विकल्प ए के साथ। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, या फिर निबंधात्मक प्रश्न।
तो इसमें जो है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनकी श्रेणी में मुक्त वाला नहीं होता है, निबंधात्मक भी नहीं होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें जो है सत्य या असत्य वाला प्रश्न रखा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो यहाँ पर देखेंगे समय सारणी के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन की बात की गई है। तो सीडीपी में सबसे हमें सकारात्मक और सटीक आंसर लगाना होता है। तो यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। बल नहीं देना है, कठोरता नहीं अपनाना है यहाँ पर, और बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ भी कही जाए बाल केंद्रित को बढ़ावा दी जाए, ऐसे सकारात्मक विकल्पों को हम लोग आंसर के लिए चिन्हित करेंगे। अगर प्रश्न नकारात्मक है, प्रश्न में नकारात्मक पूछा गया है, निगेटिव है, तो हम लोग निगेटिव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किस के बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, या फिर विश्वसनीयता या वैधता। तो एक शिक्षक जो है वह संपूर्ण विषय को शामिल करने में इसके बारे में जो है चिंतित है। ए वाला जो है इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। या फिर एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित संकलन आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। या फिर आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नंबरों पर, ग्रेड पर यहाँ पर बल नहीं देना है। यहाँ पर जो है व्यवहारिक या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से है, जो हमारे वातावरण में है, हमारे परिवेश में है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। किफ़ायती यहाँ पर कहा गया आकलन, आकलन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें जो है सबसे सटीक जो हमारा आंसर होगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को बेहतर से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ, विविधता की बात की जाए, अवसर की बात की जाए तो हमारा सकारात्मक आंसर होता है। कठोर अनुशासन निश्चित करना चाहिए, कठोरता नहीं अपनाना है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना है, ये भी नहीं बढ़ाना है। अधिगम की एक समान गति पर भी बल नहीं, हमने कहा है कहीं भी बल नहीं देना है। बल की बात की जाए, नकारात्मक टैग वर्ड है, उसको हमको क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, सीखने के विविध अनुभवों को क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। तो ए इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। हम लोग यूपी टेट में बहुत बार इसे प्रश्नों को देखे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। विकास क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी यह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा।
कह रहा है कि हमेशा रेखीय रेखीय नहीं होता है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये गलत है। ये क्या है? अंतर संबंधित है। इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सभी का विकास दर समान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो यहाँ पर विकल्प आपके स्क्रीन पर है। इसमें जो है सबसे सही जो सटीक आंसर होगा हमारा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव विकास को क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यह जो है उपागम जो है किस पर आधारित है? यह ज्ञान के निर्माण पर जो है आधारित है। इस प्रश्न का जो है डी ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा किसके कारण रोता है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इसमें जो है सबसे सटीक आंसर जो हमारा होगा, बच्चा जो है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर देंगे आप लोग। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यानी सी जो है ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो यहाँ पर जहाँ भी पक्षपात किया जाए, लड़के और लड़कियों में भेद किया जाए, तो उसमें जो है वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो है जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाएगी तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाएगा। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो वाइगोस्की हैं यह जो है बच्चों के सीखने में बालक के संवेगात्मक विकास की व्याख्या, उसमें जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जो है महत्व देते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? आप लोग अपने मन में जो है प्रश्नों को पढ़कर और इनके आंसर देने का प्रयास करेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी से अपना स्कोर बताएंगे कि आपके कितने जो है यहाँ पर स्कोर बन रहे हैं। ऑप्शन है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग के गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयागम करती है, तो वह जो है प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि। तो यहाँ पर वैविध्यपूर्ण यानी बहुत सारी विधियों का प्रयोग कर रही है, कार्यों का उपयोग करती है, तो इसलिए बहुबुद्धि का सिद्धांत हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आपके 4 प्रश्न यहाँ से तैयार होंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो पियाजे ने दिया है। ऑप्शन में आपका दे दिया गया है। यहाँ से प्रश्न आपके यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सीटेट का प्रश्न हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। आप यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है मैंने कराया है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वाइगोस्की जो है किसने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये अभी हमने इससे संबंधित एक ऊपर प्रश्न किया है,
वाइगोत्स्की से संबंधित अभी ऊपर एक प्रश्न हमने आपको डी में ऑप्शन था, इसका सही आंसर हमने कराया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। और कोहलबर्ग ने किसने दिया है? कोहलबर्ग कौन सा सिद्धांत दिए हैं? नैतिक तर्कड़ा का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इस प्रकार से आप लोग प्रश्नों को देख रहे हैं तो उसके साथ खुद प्रश्न का निर्माण करिए, प्रश्न बनाइए कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक शिक्षिका अपने आप को कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता या फिर सक्रिय भागीदारिता। तो यहाँ पर जो शिक्षिका है यह जो है सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत को जो है अपनाती है, यानी डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वह स्वयं प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए जो समूह चर्चाएं करती है, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने को प्रोत्साहित करती है, यानी उन बच्चों को एक्टिव करना चाहती है, सक्रिय करना चाहती है, यानी बच्चों की इसमें क्या हो? सक्रिय भागीदारिता हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या फिर विषय वस्तु में प्रवीणता। तो आपका जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, सीडीपी हुआ आपका, चाहे कोई भी विषय में मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पर्यावरण हो, मैथ हो, आपका गणित हो, संस्कृत हो, तो सबसे सटीक आंसर उसमें ढूंढा जाता है। मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, यह आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है निम्नलिखित कौन सा शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है। तो इसमें जो आपका कारक होगा उसमें जो शिक्षक है अपने विषय वस्तु में प्रवीण होगा, तो वह जो है अधिगम को क्या कर पाएगा? अधिक से अधिक प्रभावी बना पाएगा। तो यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो कोहलबर्ग ने जो है अभी हमने ऊपर देखा किसको महत्व दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इससे संबंधित ही हमारा आंसर होगा। कोहलबर्ग को देखिए और अपने ऑप्शन में केवल नैतिक ढूंढ लीजिए, आपका सही आंसर मिल जाएगा। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश नहीं देना है, अभी हमने बताया है, बल नहीं देना है, कठोर निर्देश नहीं देना है, बच्चों को दंडित नहीं करना है। यहाँ पर जो है देखिए नैतिक भी आया है, कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत से संबंधित है, इस पर चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो सबसे सटीक आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें या फिर शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो यहाँ पर नियंत्रित करने की बात भी सही नहीं है। यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा हमारा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को क्या कर सके? सीख सकें। तो सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब एक निरुयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखना है, बच्चे के पक्ष में आंसर लगाना है। प्रश्न हमारा सकारात्मक है। बच्चे को निरुयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भेदभाव हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसमें सबसे जो बढ़िया है चर्चा करने वाला, सबसे सटीक है, सबसे सही आंसर है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के जो बच्चा है उसके माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए।
तो सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों का निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या फिर सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है पियाजे के अनुसार जो इंद्रिय गामक अवस्था है यह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो जो मानव व्यक्तित्व है यह किसका परिणाम है? ये पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो मानव जो व्यक्तित्व है यह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों से ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या फिर बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो सबसे सही सटीक आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। बच्चों की विकास दर क्या होती है? भिन्न होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर प्रश्नों पर देखा है विकास के बारे में कि विकास दर समान नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है। यह सभी का विकास दर क्या होता है? भिन्न होता है। और विकास क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। तो प्रश्न आपका कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है और वे जो है भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या फिर प्राकल्पना का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण है, सबसे पहले हम उस समस्या के प्रति जागरूक होंगे, उस समस्या के कारणों का पहचान करेंगे। यानी बी वाला जो है ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, या फिर व्यावसायिक। तो यहाँ पर जो है सीखने का क्षेत्र इसमें जो है आपका हो जाएगा भावात्मक। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। और मात्र 2 प्रश्न हैं, अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों मित्रों और आपके जो भी ग्रुप हैं आप सभी उन ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो है आपके सभी मित्र और दोस्त देख सकें। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर योग्यता की बच्चे को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर योग्यता नहीं है। हम उसके अंदर योग्यता का विकास करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, कला है, बस उसे उजागर करना है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। संभवतः कार्य आंतरिक रूप से क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, और कोई चीज़ बार बार होता है तो आप लोग उससे क्या होते हैं? उब जाते हैं। यह स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं? वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसमें जो है जो आपका प्रश्न है इसका जो है त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती है? यह संकेत करती है शिक्षार्थियों में जो है यह आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।